ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। अब क्वेश्चन 7 पे आ रहे हैं। तो डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस विद डायग्राम। इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से निकला है, एक तो वर्ड है इलेक्ट्रो और एक है लिसिस। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है बिजली, ठीक है, या करंट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूट जाना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के नतीजे में क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और एक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि अगर नमक है NaCl और हम चाहते हैं कि नमक जो है वो अपने एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाए, तो नमक में से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन वो इसका अलग हो जाएगा। तो दो वर्ड से निकला है इलेक्ट्रो और लिसिस। मतलब इलेक्ट्रो मतलब बिजली और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, कि जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में सेपरेट करना होता है, इसको डिकम्पोजिशन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो कंपाउंड होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। इसका मतलब वो कंपाउंड होना चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक जो था। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है, और कैसे, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है तब। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसके अंदर बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कल भी मैंने आपको बताया था, सेल के दो टाइप्स के अंदर, कि ये वो डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस चल रही होती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे और उस इलेक्ट्रिक करंट के नतीजे में हमें ये वाला केमिकल रिएक्शन मिलेगा, मतलब एक कंपाउंड एलिमेंट्स में डिकम्पोज या ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट के अंदर। जैसे नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम पूरी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की है, और उसके अंदर एक बीकर मौजूद है। वो बीकर कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट। पॉट मतलब होता है बर्तन। ये वो बर्तन होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। जैसे कि नमक है, पानी में मिलाकर उसको उसके अंदर डाल दिया। 2 मेटल प्लेट्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। 2 मेटल के प्लेट भी डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एंड दे आर कनेक्टेड टू द बैटरी। और वो किससे जुड़ा होता है, सेल या बैटरी से जुड़ा होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो यहाँ देखिए एनोड और कैथोड किससे कहते हैं। अब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस वाले से जो जुड़ा होता है ये हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कहलाता है एनोड, और जो माइनस से जुड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कहलाता है कैथोड। तो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है वो एनोड है, जो माइनस से जुड़ा हुआ है वो कैथोड है। 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी के। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट में से, तो कैटाइंस और एनाइंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे इसके अंदर नमक आपने डाला तो नमक Na+ आइन भी होता है, Cl- आइन भी होता है। Na+ आइन पॉजिटिव आइन कैटाइन कहलाता है और नेगेटिव आइन एनाइन कहलाता है। तो क्या होता है कि Na+ आइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है और नेगेटिव आइन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। ये सिंपल इस तरह से होता है। और यहाँ पर एक तरफ सोडियम मेटल डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, और एक तरफ से हमें हाइड्रोजन गैस ग्रीन कलर की बाहर आते हुए दिखाई देती है। मतलब एक तरफ सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन एक तरफ अलग हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में से, डिकम्पोजिशन हो जाती है। नॉर्मली घर पे किया जा सकता है ये काम, कि मैंने आपको बताया था कि शीशे का गिलास लें, उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर नमक घोल दें, उसके बाद एक तोशिबा सेल लेकर 2 तार लगा के 2 तार डिप कर दें किसके अंदर भाई, उस नमक पानी के अंदर। तो आप देखेंगे एक तरफ सोडियम जमा होना शुरू हो जाएगा और एक तरफ से हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हरे कलर की गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। और ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि सर ये क्या कर दिए आप नमक पानी के महलूल के साथ उसमें सेल के जरिए, जादू नहीं है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस, ये है केमिस्ट्री। क्योंकि क्या हो रहा है उसके अंदर, एक तरफ सोडियम जमा हो रहा है और एक तरफ क्लोरीन गैस। नमक का Na और Cl हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस है, करंट पास करके ना घर से तोशिबा सेल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तब जाकर आपको केमिकल रिएक्शन आपको होते हुए दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये हर बच्चा घर पे कर सकता है, वो फेल भी आता है और टेस्ट में तो कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, ये बस करना आना चाहिए। और करने में सब मतलब जाहिर सी बात है कोई इतना मुश्किल नहीं है, लिखना आसान है कॉपी में, करना आसान है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म, सिंपल सी बात है। इसलिए मैकेनिक वगैरह जो होते हैं दुकानों में, वो बड़े पढ़े लिखे नहीं होते, बट प्रैक्टिकल कितना अच्छा करते हैं वो फ़ौरन से। थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी के लिए क्या होनी, मेहनत करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल के लिए इतनी मेहनत नहीं चाहिए, बस वो आना चाहिए आपको करना।
और इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये आप इजीली घर पे इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो उसमें एक तरफ से क्या हो रहा है, सोडियम प्लस यहाँ जाके जमा हो रहा है और क्लोरीन इधर पर चला जा रहा है, नेगेटिव वाला प्लस इलेक्ट्रोड के पास और पॉजिटिव वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और ये इलेक्ट्रोलिसिस आपको होती हुई फील हो रही है। इसमें कैथोड पर हमेशा हमारे पास क्या होगी, कैथोड पर याद रखना बच्चों, कैथोड पर हमेशा हमारे पास रिडक्शन होती है और एनोड पर हमेशा आपके पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। कल मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया है। यहाँ सोडियम प्लस जाएगा और रिडक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का कल क्या बताया था, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है और यहाँ Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा होता है बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल वर्क डन मिल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, यही पूरा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। पास में आ रही है ये सवाल, करंट किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है और इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइट में से उनके एलिमेंट्स को सेपरेट आउट अलग अलग इलेक्ट्रोड पर किया जाता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ आ जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आ जाता है। क्लियर है ये बात, बहुत बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये जो चीज़, इसका क्या बेनिफिट है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, क्या यूज़ है। तो 5 इस्तेमालात मैंने यहाँ पर इसके लिखे हैं, बुक में भी 5 इस्तेमालात लिखे हैं इसके। पहला है डाउन सेल, अच्छा अलग अलग सेल का नाम लिखा हुआ है, डाउन सेल। ये सेकेंड ईयर के अंदर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। डाउन सेल एक ऐसा सेल है जिसके ज़रिए हम सोडियम मेटल प्रोड्यूस करते हैं NaCl से। इसी तरह का होता है कि नमक में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और सोडियम मेटल अलग मिल जाता है आपको, तो वो डाउन सेल कहलाता है। तो डाउन सेल किस एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल हासिल करते हैं बाय मीन्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये पहला है, डिटेल में नहीं जा रहे, उसकी डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे क्लास 12 में 3 साल बाद। सेकंड नेल्सन सेल, ये भी आप अभी नहीं पढ़ेंगे, मैट्रिक क्लास में उसको पढ़ना है आपको नेल्सन सेल को। नेल्सन सेल इज यूज टू प्रोड्यूस NaOH। नेल्सन सेल भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैन्युफैक्चर करते हैं NaOH को। अब नेल्सन सेल क्या होता है, कैसा होता है, ये मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम। थर्ड है, इसको एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम को बनाने में, एल्यूमिनियम एक मेटल है आप जानते हैं, एल्यूमिनियम मेटल जिससे हम नॉर्मली एंटीना वगैरह बना रहे होते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे भी एल्यूमिनियम मेटल से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बर्तन वगैरह भी बनता है एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम मेटल को बनाने में भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्लास 10 के अंदर हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से एल्यूमिनियम मेटल की मेटलर्जी होती है। ये पूरा मतलब 9 महीने डिस्कस करने, डिटेल में नहीं जाना इसकी। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। कॉपर या तांबा जिसको हम कहते हैं, तो कॉपर जब इंडस्ट्री में पहले बनता है तो वो इम्प्योर होता है, जिससे तार बनाए जाते हैं ना कॉपर, तो उसको इम्प्योर होता है, 99% प्योर होता है। उसको 99.9% प्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू क्या होता है, वो 100% प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये भी हम मैट्रिक क्लास में ही पढ़ेंगे, मतलब चीज़ें आगे पढ़ने वाली है, जैसे एक पॉइंट लिखा है मैंने। अब डिटेल आप बोलोगे तो टाइम भी नहीं है इतना, ना ही ज़रूरत आपको इसकी है, लेकिन फिर वही है कि जिस टाइम जिस चीज़ को पढ़ना होता है उसी टाइम उसको जाकर पढ़ते हैं। अगर आपको अभी जाकर पढ़ना है तो आप लेक्चर के थ्रू आप देख लेंगे मेरे जाकर यूट्यूब से, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सब कैसे होता है, मतलब मैट्रिक का लेक्चर। लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता कि 9 क्लास का एक बच्चा मैट्रिक का लेक्चर देखे, ज़रूरत नहीं है, वो जब मौका आएगा तो पढ़ लेंगे उस वक्त वहाँ पर। अभी हम सिर्फ 9 की चीज़ों में रहेंगे, पहले एडवांस चीज़ें दिल कर रहा है कि सर नेल्सन सेल होता कैसे क्या, तो चूँकि कोर्स में नहीं है तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे उसको, बस ये याद रखना है कैसे ये चीज़ बन जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सारी। 5वां, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे सोने का पानी चढ़ाना होता है किसी चीज़ के ऊपर, सोने का पानी चढ़ा होता है ना बहुत सारी चीज़ों पर, तो किस तरह से सोने का पानी चढ़ाया जाता है, क्रूम कैसे किया जाता है, बाइक के साइलेंसर को, बाइक के मडगार्ड को, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू किया जाता है, क्रूम वगैरह करने का काम। तो ये हमारे इसी चैप्टर में है। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिखाऊंगा कैसे करते हैं, मतलब सोने का पानी कैसे चढ़ाया जाता है, क्रोमियम प्लेटिंग कैसे करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो सब सीखेंगे एंड में, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, 9th है, तो समझ गए ये 5 इस्तेमालात थे किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 लॉज है फैराडे के, जिसमें से एक लॉ आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का पहला कानून, इस लॉ को पेश किया था जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, एक लॉ पेश किया था जिसका नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉ पेश किए थे, आज टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड लॉ नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।
क्या कहता है ये कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। मीन्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम मेटल यहाँ जाकर चिपक रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। कितना अच्छा सोडियम मेटल कब कम और कब ज़्यादा डिपॉजिट होगा, इसका फैसला करेगा जो इलेक्ट्रिक करंट कितना आपने पास किया है इस सेल से। अब ये सेल जो हम यूज़ करेंगे, सेल के अलग अलग एम्पियर होते हैं, सेल की अलग अलग वैल्यू होती है एम्पियर्स के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे जो वो अलग अलग करंट देती है। अब जैसे बड़ी जो ट्रक की बैटरी होती है वो 200 एम्पियर की होती है, एम्पियर में नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। जो ट्रक की बैटरी होती है वो 200 एम्पियर की होती है या 250 एम्पियर की होती है। और इस तरह बाइक में लगने वाली जो बैटरी होती है वो 60 एम्पियर की होती है, 60 एम्पियर की होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट सब अलग जनरेट करते हैं। जो ट्रक में लगते हैं बड़ी सी बैटरी वो ज़्यादा करंट जनरेट करती है, 200 एम्पियर की, 250 एम्पियर की। और जो बाइक में छोटी सी लगती है, साइड कवर के साथ अंदर होती है, अगर आपने देखा है तो बॉयज़ को पता होगा, तो वो 60 एम्पियर, 50 एम्पियर, 40 एम्पियर की होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिपेंड करता है कि बैटरी कौन सी। आपने छोटी बैटरी ली है तो कम करंट देगा, बड़ी बैटरी ली है तो ज़्यादा करंट देगा। कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उससे ज़्यादा डिपोजिशन होगा। लो वोल्टेज का जैसे मिसाल के तौर बाइक की बैटरी लगा दी हमने यहाँ पर, तो स्लो 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 यहाँ से क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा। अब मैं क्या करूँ, बाइक की बैटरी के बजाय मैं ट्रक में इतनी बड़ी वाली होती है, ट्रक की बैटरी अगर ऐसा लगा दूंगा तो क्या होगा, चूँकि ट्रक में करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ट्रक की बैटरी, चूँकि वो बड़े साइज़ की होती है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा सोडियम मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होगा। फैराडे साहब यही बात करते थे कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है ना इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पता है आपको, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, इलेक्ट्रिक करंट की होगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट आप पास करोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा भाई, उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किस पर, इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। सिंपल, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे शो कर सकते हैं, मान लो कि W क्या है, W वेट है कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A के। A से मुराद क्या है, एम्पियर या करंट जिसको हम कहते हैं। एम्पियर और करंट एक ही बात है, एम्पियर असल में यूनिट ऑफ करंट है। और T से मुराद क्या हो गया यहाँ पर, टाइम, कितने टाइम तक आपने पास किया। तो जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पियर या करंट, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको पता है, हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। और यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, Z लगाएंगे। Z क्या वाला है ये, Z क्या चीज़ है ये, तो Z क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू हर मेटल के लिए अलग होती है, कांस्टेंट वैल्यू है बट हर मेटल के लिए अलग होती है। जैसे कॉपर के लिए, वो सिल्वर के लिए 0.00118 आ जाएगी, याद नहीं करनी है, खुदारा याद नहीं करनी है आपको, ठीक है, परेशान मत हो। कॉपर के लिए 0.00324 आ जाएगी, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको, याद एक का भी नहीं करना किसी का, ठीक है। मतलब हर एक की अलग अलग वैल्यू उसकी आ रही होती है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अलग से डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसकी डेफिनेशन हम सिंपली, आखिरी सवाल है, इसकी डेफिनेशन हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। W = ZAT है ना, Z को अलग कर लो तो Z बराबर किसकी हो गया, W/A/T के बराबर हो गया। कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं आएगा इस वाले टॉपिक से। पिछले बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स आते थे इससे, लेकिन न्यू बुक के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है इसके। तो न्यूमेरिकल नहीं, बस सिर्फ इतना ही सा देखना है उसको, न्यूमेरिकल हटा दिए गए चैप्टर से, ठीक है, इस न्यू बुक के अंदर। तो Z = W/AT। अब W वेट है, A एम्पियर है और T टाइम है, इस सबको 1 और 1 सपोज कर लो तो डेफिनेशन बन जाएगी कि द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय Z। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है सिल्वर के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 0.00118 ग्राम पर कूलम। तो ये वैल्यू क्या आ रही होती है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा ग्राम शो रहा है 0.00118। ये कहता है कि अगर हम एक सेकंड के लिए करंट पास करें 1 एम्पियर का, अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास करें तो जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ करंट मैंने 1 एम्पियर का ले लिया और सिर्फ 1 सेकंड के लिए करंट पास किया, जितना सोडियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा उसको तराजू में नाप कर हम बता देंगे कि ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फिक्स ही आएगा, कांस्टेंट आएगा।
जब 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तो वही चीज़ लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पेयर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। याद करने का बड़ा आसान तरीका, फॉर्मूले को अरेंज कर दो किसके लिए, Z के लिए, Z इक्वल टू W/80, नीचे एम्पेयर में 1 एम्पेयर कर दो, टाइम में 1 सेकंड कर दो, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट व्हेन 1 एम्पेयर करंट पास फॉर 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसलिए हर की वैल्यूज अलग अलग आ रही होती है। पहले क्या आता, पुरानी बुक के अंदर इसको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आया करते थे, लेकिन अब बड़ा आसान हो गया, बस इतना ही सा लिखना है सिर्फ। क्लियर है ये सब बातें? दैट्स इट।